नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Am I audible to all of you? Okay, so I hope you all will be doing great and welcome to the third class of mini course Integrated Islamic Approach to Career Success. Okay, so should we start now? Are you ready for today's class? ओके अच्छा, सबसे पहले मुझे जल्दी से बताएं कि लास्ट 2 क्लासेस में आप लोग प्रेजेंट थे. चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं. ओके. अच्छा, लास्ट क्लास से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग एट द एंड ऑफ द क्लास भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. अभी ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को और इमोशनल इंटेलिजेंस को. और इसका हम डिस्कस करेंगे कि करियर सक्सेस में इसका क्या रोल है. ठीक है, इंशाल्लाह उल अजीज. ओके, सो स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ. ओके, सो द सेक्शन 1 इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप क्या जानते हैं और व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. Or have you ever attended any workshop or any event or webinar or class like on this topic? क्विकली जस्ट आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है ताकि हम लोग जो है थोड़ा एक्टिव हो जाएं. ठीक है, क्लास के लिए ज़रा एनर्जेटिक हो जाएं. आप लोग अपने ओपिनियंस और अपने पर्सपेक्टिव आपने साथ साथ मुझे बताना है यहाँ पे चैट बॉक्स में. ठीक है. सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, कन्वे योर आइडियाज और इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली. ठीक है. अच्छा, स्क्रीन मेरी आपको शो हो रही है जो मैंने अभी चेंज की है. Am I audible to all of you? Okay, convey your message or idea in best way. Okay, okay. ठीक है. आप लोग मुझे बताएं स्क्रीन शेयर हो रही है क्योंकि मुझे अपनी स्क्रीन पे न्यू स्क्रीन नहीं शो हो रही. ओके, मैं एक दफ़ा ना दोबारा से इसको करती हूँ. आई थिंक अब शो हो रही होगी सबको. ओके ओके. सो जी, सो जिस तरह कि आपने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स का कि अफेक्टिवली कन्वे करना मैसेज को और 7 सीज. सो आप अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रांसफर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस टू अदर्स. ठीक है, लाइक इसमें अगर हम कम्युनिकेशन की एक ओवरऑल डेफिनेशन को देखें, अगर हम एक थॉरो डेफिनेशन देखें जो रिसर्च से जिसको हम कह सकते हैं कि वो प्रूव है, तो उसमें थॉट्स और फीलिंग्स और सेंसेशंस को अपने वर्ड्स में या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे करना वो आपकी कम्युनिकेशन कहलाता है. और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, कम्युनिकेशन इज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स और ऑफ गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन. सो वही बात कि हमने ओके लेट मी ओके. सो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स में जो इसको डिफाइन किया गया उसके मुताबिक कि ये एक्टिविटी या प्रोसेस है. ठीक है, अब इसमें आइडियाज को हमने एक्सप्रेस करना है और फीलिंग्स भी इवन के एक्सप्रेस होती हैं. अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ हम अपने वर्ड से ही बताएं. कई दफ़ा आप जब बात कर रहे होते हैं, हमारे साथ कोई कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो उसके अल्फाज से ज़्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके जो इमोशंस या गेस्चर्स जो फील हो रहे होते हैं, ठीक है, जो वो एक्सप्रेस कर रहा होता है, वो भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. सिर्फ आपके वर्ड्स ही नहीं दिखाते कि आपने इसमें सिर्फ एक्सप्रेस भी करना और ऑन द अदर हैंड लिसनिंग
लिसनिंग स्किल्स भी आपकी ना कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स भी आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं कि अगर कोई आपको एक्सप्रेस कर रहा है अपने थॉट्स और आइडियाज और फीलिंग्स या इमोशंस, तो वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वर्बली नॉन वर्बली, तो आप उसे परसीव कैसे कर रहे हो, आप उसको लिसन कैसे कर रहे हो। तो उसमें लिसनिंग और आपकी परसेप्शन भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। अगर हमारी लिसनिंग आप कह लें कि नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है, ठीक है, लिसनिंग प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, या हमारी परसेप्शन अच्छी नहीं है, तो अगला बंदा बेशक कम्युनिकेशन अपनी तरफ से अच्छी कर रहा हो, बट हम उसको सही से परसीव नहीं करेंगे, तो वो एक जो उसका मकसद है ना कन्वे करने का, या मैसेज जो है वो सही से कन्वे नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम जनरली देखें तो उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल आ जाती हैं, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास आती हैं। सो अब वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको एक इंटीग्रेटेड इस्लामिक अप्रोच के साथ स्टडी करेंगे, ताकि हमें ये आइडिया हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स इस्लाम ने कितना एम्फोसिस किया इसके ऊपर और इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। हम लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल स्टडी है ना, तो स्टडी में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम जॉब है तो हम देखें कि यार हमारी मतलब सैलरी कितनी है और जॉब सेटिस्फेक्शन और वो सारी चीज़ें। बट कम्युनिकेशन जो है इसको लाइक ये भी एक अलग से एरिया है दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट, और इसका बहुत इम्पैक्ट है हमारे, लाइक आप कह लें कि हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट पे इसका इम्पैक्ट है। चाहे हमारी घर की पर्सनल लाइफ है, हमारे एक लाइक हमारे रिलेटिव्स के साथ हमारा इंटरेक्शन है, हमारे नेबर्स के साथ, हमारे घर वालों के साथ, या फिर हमारी वर्क प्लेस में, या हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, कोई भी है, तो इसका बहुत मेन इम्पैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कुरान से एक आयत है, उसका मफहूम मैं बयान कर रही हूँ। एंड माई ब्रदर हारून इज मोर eloquent than me in speech, so send him with me as helper to bear me out. I am afraid they will give lie to me. अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये एक आयत कोट की गई है, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह आप जो है मेरे भाई हारून को जो है मेरे साथ आप ना उनको भी शामिल करें, आप उनको मेरे साथ उनको भी उनकी बेइज्जत करें, ताकि वो स्पीच में बात करने में मेरी मदद कर सकें, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा लाइक इशू था बोलने का, अल्फाज के अदायगी का, या आप कह लें कि थोड़ा सा उनका स्पीच प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मेरे मुकर्रर कर दें ताकि वो मेरी मदद कर सके। तो लाइक यहाँ इससे हमें पता चलता है कि लाइक आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपका क्लियर स्पीकिंग आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिर आप ये किस तरह से होती है, थ्रू गेस्चर्स, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी मूवमेंट्स ऑफ हेड, मूवमेंट्स ऑफ हैंड, आर्म्स, आप किसी के लाइक अगर आप किसी से बात करते हो उसके शोल्डर पे लाइक हाथ रख रहे हैं या उसके आर्म से उसको पकड़े हैं, तो लाइक ये चीजें आइज आप किस तरह से आप आइज का लाइक आप क्या उससे आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं आईज को, ठीक है, या आईब्रोज को कैसे यूज करें। तो ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रख रही होती है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। अगर हमारी वर्बल फॉर एग्जांपल वर्बल कम्युनिकेशन तो हम बड़ी अच्छी कर रहे हैं, अल्फाज हमारे बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा अंदाज है, जो हमारी वॉइस टोन है, जो हमारा बोलने का लहजा है, अंदाज है, ठीक है, अगर वो टोंट वाला है, या कोई आईब्रोज से आप इस तरह से इशारा दे रहे हो, या कोई भी आप अपनी बॉडी मूवमेंट या हैंड्स मूवमेंट इस तरह से कर रहे हो जो अगले को लाइक अच्छा फील नहीं करवा रही है, कोई नेगेटिव उसमें उससे आप मैसेज जा रहे हैं, तो वो चीज ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी हमने ख्याल चाहिए कि इससे जो भी है हमारी पॉजिटिव जो है आइडिया या पॉजिटिव जाए, आपका इमेज जाए, ठीक है। तो अब इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस्लाम में किस आप इसको देख सकते हैं कि हदीस की एक टाइप है हदीस तकरीरी, ठीक है। हदीस तकरीरी वो हदीस की टाइप है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खामोशी को, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अगर उन्होंने कोई पॉजिटिव गेस्चर्स भी दिए किसी बात पे, किसी ऑन द स्पॉट जो उनका रिएक्शन थी, तो उसको हदीस तकरीरी में उसको क्लासिफाई किया गया है, यानी उसकी एक प्रॉपर टाइप है, ठीक है। ओके, is it clear to all of you? I'm audible to all of you? मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबके साथ? ओके, जी महनूर आपने ना मुझे साथ साथ बताना है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीन ओपन की हुई है तो यहाँ मैं नहीं देख रही,
ठीक है, ओके। सो प्लीज आप लोग अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखें काइंडली। सो प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे सॉफ्ट टोन, ठीक है, सॉरी। अब टोन हमारी, जैसे हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन में आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह अलमाइटी इज काइंड, लव्स काइंडनेस एंड अवॉर्ड्स सच रिवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ काइंडनेस व्हिच इट डज नॉट अवॉर्ड ऑन हार्शनेस नॉर ऑन एनीथिंग एल्स। इनके अल्लाह ताला मेहरबान है और वो मेहरबानी को ही पसंद फरमाते हैं, और अल्लाह ताला मेहरबानी पे वो अवार्ड देंगे, वो रिवॉर्ड देंगे, वो अजर देंगे जो वो किसी और अमर पे नहीं देंगे, ठीक है। तो या वो हार्शनेस के ऊपर, जो सख्ती या तलख कलामी के ऊपर नहीं देंगे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारा ये भी एक आप कह लें कि माइंड बना हुआ है, या इस तरह की हम बातें सुनते हैं अपनी सोसाइटी में कि लाइक फलान शख्स है, मतलब दिल का तो बड़ा अच्छा है, बस गुस्सा ज्यादा होता है, या उसकी लाइक टोन या जबान थोड़ी सख्त है, अल्फाज का तेज है, लेकिन वो दिल का बड़ा अच्छा है। या हम अपने बारे में कह रहे होते हैं कि भाई हम दिल के बड़े साफ हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, बट हम जो है ना गुस्सा कर लेते हैं क्योंकि हम दिल के बड़े साफ हैं, ठीक है। तो इसको काफी ना सपोर्ट किया जा रहा होता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारी इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था, सहाबा किराम की क्या सीरत थी, तो हमें ये पता चलेगा कि वो दिल के इतने प्योर हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी दिल की प्योरिटी की जो है ना मिसालें दी हैं। बट वो उतने ही जबान के भी नरम है, ठीक है, उतनी ही गुफ्तगू का अंदाज भी उनका बहुत सॉफ्ट है। तो हमने इस चीज को अपने अंदर अपनी लाइफ में शामिल करना है, बजाय कि हम इस चीज को सपोर्ट करें कि हम अपने जो है ना हार्श वर्ड्स यूज करते हैं या हार्श टोन यूज करते हैं। इसको हमने खत्म करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह, और जो है अपने दिल के साथ साथ अपने अल्फाज को भी साफ और नरम रखना, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल वर्ड्स। आपके वर्ड्स जो है वो उसकी सिलेक्शन के, अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का चुनाव कितना जरूरी होता है। अगर वही बात है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम कोई जा रहे हैं बट हमारे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है और अगला इंसान उसे सही से परसीव नहीं कर पाया, तो क्या होगा, हमारा एक नेगेटिव मैसेज चला जाएगा जो शायद हम नहीं कन्वे करने चाह रहे। तो हज़रत अली एडवाइसेस स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द माइंड लेवल ऑफ लिसनर। जो सुनने वाला है उसके माइंड लेवल के अकॉर्डिंग बात की जाए, ठीक है। और एक ये प्रोवर्ब भी है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचना है, ठीक है। अब सोचना इसीलिए कि भाई जो हम बात करने जा रहे हैं क्या वो जरूरी है, या जो सुनने वाला है वो हमारी इस बात को सुनने के लिए रेडी है, या इस बात के सुनने के लिए वो उसके मूड में है, ठीक है। या ये बात जो हम मैं करने जा रही हूँ, तो वो अगला जो सुनने वाला है क्या उसके माइंड लेवल के मुताबिक है, क्या उसे वो बात समझ आ जाएगी, या वो मजीद कंफ्यूज ही हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचर है, अगर स्टूडेंट्स के साथ कन्वे कर रहे हैं बात, उनको लेक्चर दे रहे हैं, क्लास हो रही है, तो टीचर का काम है कि उतनी बात करें जो बच्चे के माइंड लेवल के मुताबिक है। लाइक अब आप बच्चे जो है वो कोई जूनियर क्लासेस के हैं और आप उन्हें बड़ी लाइक ऐसी एग्जांपल्स दो या ऐसी वहाँ पे आप टर्म्स यूज करो जो उनकी समझ से बाहर हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से अक्सर जो है ना टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स के मसले होते हैं और वो स्टूडेंट के माइंड लेवल के मुताबिक बात को बता नहीं सकते, जिस वजह से बच्चे जो है ना वो पढ़ाई से फिर जो है उनका दिल खराब हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सी हमारे लाइफ के सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे ये मसले हैं कि हम अल्फाज का चुनाव सही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जो वाकई जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, जो हम बात कन्वे करना चाह रहे होते हैं, वो नहीं हो पाती। अच्छा, फिर क्या प्रिंसिपल है कि लो वॉइस, ठीक है। सो The Holy Quran describes the advice of Hazrat Luqman अलैहिस्सलाम to his son. हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या नसीहत की थी, कुरान में अल्लाह ताला ने उसे कोट किया, एंड लोअर योर वॉइस, श्योरली द अगलीस्ट ऑफ वॉइस इज द वॉइस ऑफ डंकीज, कि अपनी आवाज को पस्त रखें, ठीक है, क्योंकि बेशक बदतरीन आवाज या बुरी आवाजों में से बुरी आवाज गधों की है, ठीक है, डंकीज की आवाज है। तो लाइक ऊंची आवाज से या चीख चिल्ला के बोलने को गधों की आवाज के साथ उसको ताबीर किया गया, उसको मिलाया गया कि इतना बुरा है, ठीक है। तो आवाज की टोन लाइक इसमें ये भी है कि अच्छा आवाज की टोन आपकी इतनी हो कि अगले बंदे को सुनाई दे जाए, आराम से समझ आ जाए, ना इतना आहिस्ता बोलें
कि अगले बंदे को समझ ही नहीं आया, उसके कान तक आवाज ही ना पहुंचे। कई दफा ये भी लोगों की आदत होती है कि लाइक इतना ऐसा बोलते हैं कि अगले बंदे तक वो बात पहुंचती नहीं है या उसे आवाज नहीं आती, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा ऊंचा बोल रहे होते हैं कि जो है ना साथ वाले घर तक आवाज जा रही होती है। तो इस चीज को हमने ख्याल में रखना है। और वैसे भी अगर हम अपनी प्रोफेशनल सेटिंग में, अगर हमारी कम्युनिकेशन है प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर, तब भी हमें इस बात को जो है ना वो ध्यान में रखना है कि हम अपनी आवाज या वॉइस टोन को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेंटल लेवल ऑफ लिसनर्स, मेंटल लेवल ऑफ द लिसनर्स, ये वही बात जो हमने डिस्कस की थी कि एक माइंड लेवल और मेंटल लेवल भी, लिसनर जो है जिससे हम बात कर रहे हैं उसका मेंटल लेवल क्या है, ठीक है। तो एक अब्दुल्ला बिन मसूद तआला सेड, इट इज द केस दैट यू डू नॉट रिलेट टू द पीपल अ नरेशन which their minds cannot grasp except that it becomes a cause of chaos for some of them। कि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से लाइक कोई बात कर रहे हो लेकिन उस इंसान का माइंड उस बात को नहीं समझ पा रहा, उसका जहन इस काबिल नहीं है कि वो आपकी बात को समझ सके। और इससे क्या होता है कि कुछ लोग मजीद कंफ्यूजन में, मजीद जो है वो टेंशन में पड़ जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं करनी कि जो नेक्स्ट पर्सन का जिसका मेंटल लेवल नहीं है और उसके माइंड लेवल से जो है ना वो बहुत आगे की बात हो रही है। फिर सिचुएशनल अवेयरनेस इज टू मच इम्पॉर्टेंट। सो do you have any idea about situational awareness? Okay, so am I audible to all of you? ओके, सो आप लोग उसमें मुझे बताएं कि सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में आपको आपका क्या आइडिया है और व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट सिचुएशनल अवेयरनेस। जी, तो आप लोग क्या समझते हैं कि क्या हम ऐसा करते हैं कि हम अकॉर्डिंग सिचुएशन बात करते हैं, हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं अपनी कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा, या बस वही बात है कि जो भी दिल में है, जो मूड में है या जो जिसका मूड है बस बोल दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करते हैं कि सिचुएशनल अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द वर्शिप्स इज द बेस्ट, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी इबादत जो है ना वो सबसे बेहतरीन है, सबसे बेस्ट है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि नमाज को उसके सही वक्त पर अदा करना, ये जो है ना बेहतरीन इबादत है। अच्छा, फिर एक और सहाबी ने यही सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, डूइंग जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह, के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अब सवाल एक ही है, ठीक है, सवाल एक ही पूछा जा रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देखें डिफरेंट है। यहाँ पे नमाज को कहा गया और यहाँ पे जिहाद को। सो क्यों? According situation. The variety of answers shows the caring of the situation because both questionnaires had different backgrounds and the Prophet ﷺ answered accordingly. अब हो सकता है जिनको नबी वसल्लम ने नमाज का कहा हो वो पहले से नमाज ना पढ़ते हो या वो अभी नए नए मुसलमान हुए हो, ठीक है, मे बी, तो उनके लिए नमाज पहले ज़रूरी हो या उनको वो उसके पाबंद ना हो। और हो सकता है जिन्होंने ही दूसरे जो सहाबी थे इन्होंने जो सवाल किया, हो सकता है ये बाकी तमाम इबादत अच्छे से अदा करते हों, तो इनके लिए जिहाद का इनको जिहाद का बताया गया या वो उनकी ये इस काबिल हुए हों कि वो जिहाद बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो उनको वैसे रिप्लाई दिएगा। लाइक इट डिपेंड्स के सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम किससे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसका माइंड लेवल क्या है और सिचुएशन क्या है, इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, अवॉइडिंग वन साइडेड अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली तआला को एडवाइस किया कि व्हेन टू मेन come to you seeking judgment, do not judge for the first until you have heard the statement of the other. Soon you will know how to judge. कि नबी सल्लल्लाहु उनको क्या फरमा रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई दो लोग फैसले के लिए आए तो दोनों की बात सुननी है, किसी एक की बात सुन के आपने दोनों की बात सुननी है और फिर ही फैसला करना है। तो लाइक ये भी हमारा एक होता है इशू कि लाइक हम जब भी बातचीत कर रहे होते हैं तो एक ही साइड की या एक ही बंदे की अगर हम बात सुन के हम बड़ा उसके हक में या बड़ा उसको मजलूम समझने लग जाते हैं या बड़ा हम हमदर्दी उसमें अख्तियार करने लग जाते हैं और दूसरे को बड़ा जालिम और बड़ा जी बुरा समझना शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में हमें उसने बात बताई हो, बट हो सकता है कि इसकी अपनी भी गलती हो जो हमें बता रहे हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, और ये भी ज़रूरी है कि हम जब तक दोनों तरफ का हम ना देख लें सिनेरियो,
तब तक हमें किसी के बारे में कोई राय भी नहीं कायम करनी चाहिए, ठीक है। सो अवॉइडिंग रिप्रोचेस इन डिस्कशन, होली कुरान इसमें क्या हमें एडवाइस करता है। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि हम बात पे बात जवाब देने की भी आदत होती है। लाइक कम्युनिकेशन हमारी इतनी बुरी होती है कि लाइक एक बंदे ने बात की, फौरन से उसका जवाब, फिर बात पे बात जवाब। इस तरह से क्या होता है, कई दफा नेगेटिव जो है ना, नेगेटिविटी ज्यादा फैल जाती है, और जो बातें हम नहीं फैलाना चाह रहे थे, नहीं हम करना चाह रहे थे, वो कन्वे हो जाती है। तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि डू नॉट रिवाइल दोज whom they invoke other than Allah, lest they should revile Allah in transgression without having knowledge। लाइक इसमें हमें मना किया जा रहा है कि जो गैर मुस्लिम है उनके खुदाओं को भी बुरा ना कहो, यानी कि जिन खुदाओं को वो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं उनको भी बुरा ना कहो, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को नौज़बिल्ला बुरा कहने लग जाए, ठीक है, और उन्हें इसका इल्म भी ना हो। तो इसलिए जरूरी है कि खाम खैर, अब आजकल तो इस जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे फ़िरका वाराना और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मसाइल बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे, और लाइक एक से बढ़ के एक हम हो रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरे हो सकता है कि एक पर्सन ने कोई बात कर की है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं था कहने का, लेकिन क्या होता है कि हमारे रिप्रोच की वजह से वो गलत मतलब लिया जाता है, और बात पे बात करते करते बहुत नेगेटिविटी जो है वो माशरे में फैल रही होती है। तो इस चीज़ से भी हमने गुरेज करना है कि फ़ौरन से दूसरे को गलत भी नहीं कह देना, थोड़े तरीके से बात करनी है, थोड़ा टाइम देख के, थोड़ी सिचुएशन देख के, और उस इंसान की क्या बायसनेस अनबायसनेस वो भी देख के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर हमने इस्लाम की भी बात करनी है, अगर हमने तबलीग भी करनी है, ठीक है, हम हमारे अंदर ही जज्बा है, तो उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए अच्छे तरीके से, और अल्लाह ताला की मदद के साथ, और एक अच्छे एक पॉजिटिव वे में उसको हमने कन्वे करना है, ठीक है, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। ओके, सो गेटी एंड चेयरफुलनेस, नबी सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया कि डू नॉट कंसिडर एनी एक्ट ऑफ गुडनेस एज बीइंग इनसिग्निफिकेंट इवन इफ इट इज मीटिंग योर ब्रदर विद अ चेयरफुल फेस, यानी कि किसी भी नेकी को आप हकीर ना समझो, छोटा ना समझो, चाहे वो आपके भाई के साथ एक मुस्कुराते चेहरे से मिलना ही क्यों ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे चेयरफुल फेस को मतलब एक नेकी जाहिर किया गया है कि अगर आप मुस्कुराते हुए चेहरे से किसी से मिलते हैं तो वो भी आपकी नेकी है, बजाय कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी फैमिली मेंबर है, आपके सिबलिंग हैं, आपके घर वाले हैं, पेरेंट्स के अगर आगे चिल्ड्रन है, कोई भी है, या फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो कोई भी रिलेशन है आपका, तो आप लाइक वो आपसे बात कर रहे हैं और आपका मुंह बना हुआ है और आपका मूड खराब है और आप बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा, और एक जो है ना खामखा की एक खलिश भी पैदा हो जाती है। हो सकता है वो जो शख्स आपसे बात करने आया हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाह रहा है, बट आपका वो एटीट्यूड देख के वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा, तो इससे क्या होगा कि वो नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए चेयरफुल फेस, एक मुस्कुराहट रखना भी नेकी है, और कम्युनिकेशन में इसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में। एक वो होता है ना कि मुस्कुराहट भी एक वो टोनफुल सी होती है, तो इससे भी हमने गुरेज करना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो फिर आ जाती है कि चीज़ आप गेस्चर कैसा दे रहे हो। अच्छा, फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें द रोल ऑफ आइज, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया कि इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर प्रॉफिट टू प्ले डिसेप्टिव ट्रिक्स विद आइज। डिसेप्टिव ट्रिक्स यानी कि धोखाधही वाली चालें, मतलब कितनी बड़ी एक बात है कि डिसेप्टिव ट्रिक्स अपनी आंखों से वो ना शो करें। तो एक हमारे लिए ये बात है कि लाइक हमारे आईज की गेस्चर्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे आप जो है ना वो ट्रिकी या आप एक डिसेप्टिव, एक धोखा दही वाले जो है वो ना गेस्चर्स दें, ठीक है। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखा अपनी कम्युनिकेशन में। यूज ऑफ हेड्स, ठीक है। अब हदीस में हमें अपने हाथ किसी मुसलमान भाई की तरफ इसका इशारा करने से मना किया गया है कि जैसे कोई किसी वेपन से छूने के लिए भी मना किया गया, क्योंकि फॉर इट डज नॉट नो सैटर्न may tempt him to hit him and thus he would fall into a of hellfire, यानी कि इससे हमें जो है वईद इस पे दी जा रही है कि भाई इससे बचना है, ठीक है। लाइक अपने भाई की तरफ आप इशारा मार दो कोई वेपन, तो उसमें
उसको इशारा दोगे, तो अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने इन चीज़ों को मैटर करना। फॉर एग्जांपल अगर आप हम प्रेजेंटेशन भी दे रहे होते हैं, ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन देते हुए भी अगर आप इसको अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं ना, तो आपके आपकी हैंड मूवमेंट किस तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिट डाउन, आप उन्हें इस तरह से इशारा देना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को कि बैठ जाए फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आपका जो हैंड मूवमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट, आप बहुत जोर से अपने हैंड नीचे करके यूं एक ऑर्डर देने वाले अंदाज में उनको एक फिंगर पॉइंट करके कह रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव गेस्चर जा सकता है कि आप लाइक आप उन्हें ऑर्डर नहीं दे रहे। तो आपको बड़े तरीके से अपना एक हैंड्स गेस्चर रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, हैंड रेज आपने किया हुआ है। आप एंड में, ठीक है, एंड में क्वेश्चन हम लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, सो व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर वाइटल टू करियर सक्सेस। ओके, सो अब वही बात कि आपकी करियर सक्सेस में कम्युनिकेट, तो आपको क्या होगा कि लाइक हमारी एक नॉर्मल लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है, और इस्लामिक व्यू से भी हर अपने अमल का जवाब देना है, ठीक है। तो हमारी इंटेंशंस हम हैं वो अल्लाह ताला की। तो हमारी करियर सक्सेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मायने रखती है, ठीक है। इवन कि आपकी इंटरव्यू स्किल्स में, कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम सीवी और इंटरव्यू पे भी बात करेंगे और गोल सेटिंग पे बात करेंगे। तो आपके वहां पे कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, फिर आपकी सेल्फ अवेयरनेस उसमें कितनी है, वो चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन विद सी लेवल प्रोफेशनल्स, लाइक सी लेवल एग्जेक्टिव, जैसे कि यहाँ पे सीईओ है, सीएफओ है, सीओओ है, कोई भी सीएलओ, सीटीएमओ, लाइक एक एस्पेक्ट ये है कि आपकी कंपनी में कोई भी सी लेवल एग्जेक्टिव है, तो उनसे आपने कोई बात करनी है, उन्हें अपील करना है, तो आपसे कम्युनिकेट करना, ये मैटर करता है, ठीक है। लाइक अगर आप लंबी गप्पें लगा रहे हैं, या लंबे लंबे मेल्स या मैसेज कर रहे हैं, या बार बार डीएम कर रहे हैं, या बार बार फजूल के डीएम कर रहे हैं, लाइक डीएम में आप अपना मेन पॉइंट भी नहीं रख रहे, बस वैसे ही हेलो हाय और इस तरह की बातें, तो आपको पता है कि वो अच्छी बात नहीं होगी और उनके पास टाइम भी नहीं हो सकता कि वो इन बातों का जवाब दें। लाइक आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और मेन बात करनी चाहिए, अगर आपको करनी भी पड़े, और एक रिस्पेक्टेड तरीके से वो आपको हर इंसान से बात करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। लाइक अगर आप किसी भी मैनेजमेंट या लीडरशिप रोल में हैं, तो आपके पास ये ज़रूरी है कि आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। गेट टू द रूट ऑफ द इशू एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि आप कोई भी मसला है उसकी जड़ों तक आप पहुंच जाए, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप असल मसले को समझ जाएं और आप उसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बजाय कि अगर आपकी वही बातें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो टीम मैनेजमेंट के अंदर भी आपको मसले आएंगे। लाइक एक टीम मेंबर ने ये कह दिया, वो कह दिया, दूसरे ने वो कह दिया, बस वो एक बात का बतंगड़ बनता जाता है। तो वो चीज़ों से ना, उन चीज़ों से हम तभी बच सकते हैं जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जब हम अपने वर्ड्स का चुनाव अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम सोच समझ के अपने अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, और हम अगले इंसान का माइंड लेवल देख के बात करें। और आगे हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंस को देख के उसको कैसे टैकल कर रहे हैं मामले को, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर सर्विस टीम है, उसको ट्रेन किया होता है कि वो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर सके, ताकि डिफिकल्ट सिचुएशन में ना वो डी एस्केलेट शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट, छोटे छोटे मसले हो जाते हैं तो उसको खत्म किया जा सके। और लॉन्ग टर्म में दिस कैन हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, और इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी ये आते हैं कि आपका कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा बनता है, आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर है, या आपके स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी है आपकी कंपनी से रेलेवेंट या आपके ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट, तो आपका एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा आपके माइंड में अगर कोई है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आई विल चेक योर चैट, इसकी भी तो इसलिए हमें ये टाइम रखना पड़ा है, ठीक है। रिस्पॉन्स करते रहें चैट बॉक्स में, तो साथ साथ अपने लिए ना कुछ आप लोग लाजमी रखा करें। ओके, सो फॉर प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे पास प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। सबसे पहले रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, हमने
अपने जो इमोशंस है उनका पैटर्न हमने रिकग्नाइज करना, हमें पहचान होनी चाहिए और हमें समझ होनी चाहिए कि जो इमोशन हमारे अंदर डेवलप हुआ है वो किस तरह का पैटर्न है, उसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक्साइटेड है, सैड है, क्या है। ठीक है, पहले तो हमें पता हो कि हम फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब सेल्फ अवेयरनेस भी इसके लिए बहुत जरूरी है। हमें पहले पता हो कि हम फील क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर अब आपके जो भी थॉट्स है, इमोशंस अगर आ रहे हैं किसी भी वजह से, आप उसको एक्सेप्ट करें। लाइक कई दफा होता है कि हम ना एज्यूम भी करते हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकती, या मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मैं ऐसा नहीं सोच सकता। बट हो सकता है वो थॉट, वो इमोशन हमारे अंदर हो। ठीक है, बट हम एज्यूम कर रहे हो कि लाइक हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो उससे क्या होगा कि आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे, रिकग्नाइज नहीं करोगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। फिर जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो आप उसको फिर डील नहीं कर सकते हो। इससे सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई, ये है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है, या ये इमोशन या ये फीलिंग्स या ये थॉट्स मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं, या आपने इसको करना है, कंसीडर करना है, और फिर आपने इसको एक्सेप्ट भी करना है कि हाँ भाई, फॉर एग्जांपल इंसान है, नेगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है, नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के ख्यालात भी आ सकते हैं। तो पहले आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि भाई ये है इशू, या ये फीलिंग्स, ये थॉट्स, ये इमोशंस हैं। अब आप उसको लेबल करें कि आपके थॉट्स या इमोशंस किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, आपको पता हो कि वो किस कैटेगरी के हैं और किस वजह से हो रहे हैं, आपके ट्रिगर्स क्या हैं। अगर कोई स्पेसिफिक थॉट है वो आपको क्यों आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, कोई फ्रेंड है आपका, और आपको पता है कि वो जो है ना आपके साथ मुखलिस नहीं है, आपके साथ सिंसियर नहीं है, बट वो एक्ट ऐसा कर रहा है कि जैसे वो ना आपके साथ बड़ा सिंसियर है और बड़ा हमदर्द है आपका, बट वो पीठ पीछे आपका हमदर्द नहीं है। तो हो सकता है कि आप उसको देखो तो आपको गुस्सा आए, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी पैदा हो। तो आपको पहले इस बात को रिकग्नाइज करना है कि वो फैक्टर क्या है। फिर आपको एक्सेप्ट करना है कि यार हो सकता है कि एक दफा हमारी अटैचमेंट होती है, हम नहीं सोच सकते कि यार फलां शख्स है या कोई हमारा फलां फ्रेंड है, कुलीग है, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, हमने एक ये बात इमेजिन की होती है, बट वो ऐसा कर रहा होता है। तो इस बात को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि ये ऐसा हो रहा है। फिर अब उसको लेबल करना है आपने कि वो अब आपके अंदर किस तरह का इमोशन डेवलप हो रहा है उसकी वजह से। और फिर आपने, जब आप उसको समझ गए हो, आपने उसको लेबल कर लिया, आपको पता चल गया और आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, फिर आपने अपनी वैल्यूज बनानी है, अपना प्लान बनाना है कि आप उसको काउंटर एक्ट कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल उस फ्रेंड से आप दूर होना शुरू हो जाओ, या आप उससे ना लिमिटेड कर लो अपना एक्सपोजर। आप लिमिटेड उससे एक्सपोज हो गए या लिमिटेड आप मिलोगे उससे, तो आपकी ना वो फीलिंग्स कम हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी। इसके बजाय अगर आप हर टाइम उसके साथ हो, रोज रोज उससे मिल रहे हो और हर टाइम उसके साथ ही हो, तो वो फिर बार बार वही काम कर रहे हैं, तो इससे आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप कोई स्ट्रेटजी अपनाओ और आप एक लिमिटेड सिस्टम के अंदर, एक फॉर्मल सिस्टम के अंदर उससे इंटरेक्ट करो। ठीक है, या आप अगर उससे कह सकते हो तो कहो, बताओ, अदरवाइज आप खुद ही जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लो। सो स्ट्रेटजीज टू अचीव इमोशनल इंटेलिजेंस, तो कुछ फर्दर स्ट्रेटजीज हम देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, वही जो हमने अभी डिस्कस की, कि फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड लेबलिंग इमोशंस। वही आपने रिकग्नाइज करना है, लेबल करना है अपने इमोशंस को। और और ये आपकी जो है ना काफी हेल्पफुल स्किल रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो आप एक बहुत पुअर लाइफस्टाइल में चले जाते हो, ये पुअर लाइफ क्वालिटी हो जाती है आपकी, और आप अपनी जिंदगी को सही से सही मानों में खुल के जी नहीं सकते हो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो। ठीक है, फिर आप हर टाइम अपने इमोशंस को डील करते रहोगे और आप उसी में बस फंसे रहोगे। और अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होगे, तो आप कोई अच्छी उसकी आपकी बुनियाद होगी आपकी लाइफ की, और आप अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकोगे। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने फिर दूसरों के इमोशंस को भी देखना होता है कि लाइक अदर जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, दूसरे लोग जिसके साथ आपका आपका एक्सपोजर हो रहा है, आपकी बात से उसके इमोशंस पे क्या असर पड़ सकता है, ये भी आपने चीज देखनी होती है। कई दफा हम बस अपने ही इमोशंस, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बहुत गुस्सा है, एंगर है, किसी भी इवेंट की वजह से हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, तो हम दूसरे को भी कर देते हैं। इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने कैसे डील करना है उस सिचुएशन को। ठीक है, कि ताकि दूसरों के इमोशंस भी हर्ट ना हो। फिर माइंडफुलनेस। ठीक है, अब माइंडफुलनेस में आपके पास दो कैटेगरीज हैं, वर्ड स्किल्स एंड हाउ स्किल्स। ठीक है,
वर्ड स्किल्स में क्या आता है कि आपने ऑब्जर्व करना है, यानी कि आपके एनवायरनमेंट में आप माइंडफुलनेस कब होगे, जब आप ये सारी चीजें कर सकोगे। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, और आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो एनवायरनमेंट में। फिर हाउस स्किल्स, ठीक है। हाउस स्किल्स में क्या आ रहा है कि नॉन जजमेंटली, लाइक ऑब्जर्व कैसे करना है, नॉन जजमेंटली, ठीक है। फिर आपने डिस्क्राइब कैसे करना है, वन माइंडफुली, और फिर आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है, इफेक्टिवली, ठीक है। यानी कि जब आप ये दोनों चीजें कर लोगे तो आप माइंडफुल हो, ठीक है। आप अपने हाल से जो है ना, अपने प्रेजेंट से, आप अपने प्रेजेंट में मौजूद रहते हो और आप अपने प्रेजेंट से वाकिफ होते हो। तो ये वर्ड स्किल्स एंड हाउस स्किल्स हमने ये सीखा है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कैसे करना है, नॉन जजमेंटली, जजमेंटल नहीं होना, बायस नहीं होना, डिस्क्राइब करना है प्रॉपर माइंडफुलनेस के साथ, और पार्टिसिपेट भी करना है तो इफेक्टिवली करना है, बजाय के डिस्ट्रक्शन पैदा करने या कोई नेगेटिव वहां पे नेगेटिविटी फैलाने के बजाय इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करना है कोई भी इवेंट है। अच्छा, लेटिंग गो ऑफ पेनफुल इमोशंस। ओके, अब आपके पेनफुल इमोशंस होते हैं, हर इंसान के होते हैं। लाजमी नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर आपको बड़ा लीडरशिप रोल में या बड़ा एक पॉजिटिव रोल में नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई पेनफुल बातें ही ना हुई हो या उसके साथ कोई नेगेटिव इवेंट्स ना हुए हो। बल्कि ऐसा होता है कि वो बंदा जो आपको बड़ा अच्छा और बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, उसने अपने इमोशंस को मैनेज किया होता है, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो पेनफुल इमोशंस आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो उसको आपने लेट गो कैसे करना है, ऑब्जर्व योर इमोशंस, ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल डिसकनेक्ट होके अपने इमोशन को एक अलग बंदा समझे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस भी इमोशन को फेस कर रहे हैं ना, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको फेस कर रहे हैं। अब आप एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन को ऑब्जर्व करें, लाइक आप अपने से अलग करके, अपने से डिटैच करके अपने आप को ऑब्जर्व करें। ट्राई टू एक्सपीरियंस योर इमोशन एज अ वेव कमिंग एंड गोइंग। अपने इमोशन को आप इस तरह से एक्सपीरियंस करें कि जैसे कोई वेव होती है जो आ रही है और जा रही है, ठीक है। उसको एज अ वेव कंसिडर करें, और रिकग्नाइज दैट यू आर नॉट योर इमोशन। वही बात जो मैंने जिस तरह से मैंने यहाँ पे कहा कि आपने डिटैच होना है अपने इमोशन से, ठीक है। कि आपने अपने आप को वहां नहीं समझना, बल्कि उस इमोशनल पर्सन को एक अलग पर्सन करके समझे। एंड डू नॉट नेसेसरली एक्ट ऑन द इमोशन, हैविंग द इमोशन डजंट मीन दैट यू हैव टू एक्ट। लाजमी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप किसी पे गुस्सा निकालो ही निकालो, या लाजमी नहीं है कि आप बहुत एक्साइटेड हो तो आप जो है ना एक्स्ट्रा लाइक बिहेव करो या कोई ऑकवर्ड बिहेव करो, लाजमी नहीं है। इमोशन होने का ये मतलब नहीं है कि आप लाजमी उसके ऊपर एक्ट करो, लाजमी नहीं है कि आप एक्ट भी करो। आप उसको अपने तक भी रख सकते हो, या आप राइटिंग कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको उसको मैनेज करना चाहिए। एंड प्रैक्टिस लविंग योर इमोशंस। अब लविंग योर इमोशंस का ये मतलब नहीं है कि लाजमी कि आप उसे पसंद ही करो, मतलब आप अपने इमोशन को, या जिस वजह से आपका इमोशन है या जो ट्रिगर है आपके इमोशन का, फॉर एग्जाम्पल आपको अपना वेट नहीं पसंद, या आपको अपनी हाइट नहीं पसंद, या आपको कोई भी आपको नहीं अपने फिजिकली आपको कोई फीचर आपको नहीं पसंद, तो लाजमी नहीं है कि अब आप हर टाइम ये सोचते रहो कि ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छी नहीं लग रही, और क्या सोचेंगे, सब क्या सोचेंगे, और मेरी पर्सनैलिटी क्या बन रही है इससे, ये है वो है। तो इस तरह हर टाइम सोचने से क्या होगा कि आप एक तो उस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, फिर इससे क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, आपकी लाइफ की क्वालिटी जो है ना वो पुअर हो रही है, और आप हर टाइम एक टेंशन में और एक स्ट्रेस में और एक अजीब फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हो। बल्कि आप उसे एक्सेप्ट कर लो, लाइक ऐसा है, अब ऐसा है तो आपको उसको मैनेज कैसे करना है, आप उसको अच्छे तरीके से लाइक उसी के अंदर आप ब्यूटी पैदा करो, उसी के अंदर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, अपने करियर को एनहांस करो, और अपनी जो शख्सियत के जो बाकी पहलू हैं उसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो आप इस तरह से ना वो चीजें हो जाएंगी। हो सकता है कि आप लोगों ने इस तरह इसके ऊपर एक्ट किया हो, या लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ भी हो कि आपने इस चीज को मैनेज किया हो। और अगर आप किसी ऐसे टाइम पे हैं या ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसे ट्रिगर से, तो होपफुली कि इन चीजों पे जब आप अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हॉलीडेज पे आप कैसे अपने इमोशनल रेगुलेशन को ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें मैटर कर रही हैं। अब वो कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, फिर वो उसका फीडबैक क्या दे रहा है। अब जिस बंदे ने बात की थी, जो सोर्स है ना, उसका काम है कि वो इस फीडबैक को मद्देनजर रखे। एक रिसीवर ने उसकी बात को डिकोड करके क्या फीडबैक दिया है, इस तरह से उसको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव रही है। लाइक रिप्लाई भी हो सकता है, वो आपके
लाइक टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकती है और मेल वगैरह पे भी बात हो सकती है, ठीक है। तो जब हमने कम्युनिकेशन करनी है तो हमने जो फीडबैक है ना उसको भी बहुत मद्देनजर रखना है, और किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इसमें सिचुएशनल अवेयरनेस भी आ जाती है, इसको भी हमने मद्देनजर रखना है। ओके, सो we are done with the first section about communication skills. So should we move on towards the section 2, that is on emotional intelligence and career success? आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। सो लेट मी नो, शुड वी मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन 2? आर यू पीपल रेडी? हरी अब आप लोग जो है वो कोशिश करें चैट बॉक्स में एक्टिव रहें ताकि मुझे भी आइडिया होता रहे, ठीक है। ओके, so emotional intelligence and career success. First of all, let me know quickly, what do you think about emotional intelligence? Or what's your perspective about emotional intelligence? जी, क्या है आपका? क्या इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही जरूरी है जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स? ओके, मेक श्योर कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशंस बाय सीरियस सिचुएशन, ठीक है, ओके। और बाकी सब भी, हुसैन, अलीजा रामिन, जोया जावर सॉरी जी। अच्छा, सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज, ठीक है। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज one's own and others feelings as well, ठीक है। कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंटली समझना और मैनेज करना, ठीक है, अपने और दूसरों के फीलिंग्स और इमोशंस को, ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। कोई बंदा इमोशनली इंटेलिजेंट कब है? जब वो कम्युनिकेशन के दौरान ये समझ रहा है कि उसके मतलब वो अपने इमोशंस को भी समझ रहा है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और वो दूसरे बंदे के इमोशंस को भी समझ रहा है। पहले वो उसको समझ रहा है, फिर वो उसको मैनेज कैसे कर रहा है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। लाइक उसने समझ भी रहा है और फिर उसको मैनेज कैसे कर रहा है। तो ये दोनों चीजें जब वो कर सकता है तो वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। इंशाल्लाह आज की जो आपको असाइनमेंट्स दूंगी वो आपकी इसी तरह से क्विज टेस्ट टाइप होगा, जिसका लास्ट एक सेल्फ अवेयरनेस का आई थिंक था, तो उसी तरह का आपका कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस का क्विज होगा, ठीक है। सो अब आपके एक होते हैं प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस कौन से हैं? इनिशियल रिएक्शन टू एन इवेंट और टू ट्रिगर्स इन योर एनवायरनमेंट, यानी कि आपके इन्वायरमेंट में कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी ऐसा कोई भी मामला हो रहा है, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में या कोई भी ट्रिगर है ऐसा, ठीक है, तो आप उसको सबसे पहला रिएक्शन आपका कैसे है? लाइक आप किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिससे आप लाइक बहुत लंबे अरसे बाद मिल रहे हो, बहुत अरसे बाद आप उससे मिल रहे हैं, तो आपका फौरन से क्या एक वो वाओ इमोशन है, जो एक आपका एक्साइटेड रिएक्शन होगा, तो वो आपका प्राइमरी इमोशन है। इसी तरह से कोई ऐसा शख्स है जिसे आप पसंद नहीं करते, ठीक है, और वो आपके सामने आ गया, तो आपका जो एक फर्स्ट रिएक्शन होगा वो आपका एक प्राइमरी इमोशन है, ठीक है। इस तरह का फॉर एग्जांपल आपका पसंदीदा फूड आपके सामने आ गया, लाइक इन केस बिरयानी है फॉर एग्जांपल, तो आपको अगर भूख नहीं भी है ना तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, तो वो आपका प्राइमरी इमोशन है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंडरी इमोशंस क्या होते हैं? कि द रिएक्शन टू योर प्राइमरी इमोशंस और थॉट्स, कि आपका जो एक प्राइमरी इमोशन था उस पे फर्दर आप आगे क्या रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है। उस प्राइमरी इमोशन के आगे आपका जो आप फर्दर उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हो ना, या उसको लॉन्ग टर्म में आप उसको कैसे लेके चल रहे हो, वो आपके सेकेंडरी इमोशंस है। फॉर एग्जांपल बिरयानी आपने खाई, बिरयानी आपके सामने आई, आपको एक वाओ रिएक्शन आया फौरन से, तो आपका प्राइमरी इमोशन था। अब आपने बिरयानी खा भी ली है, लेकिन आप 1 घंटा गुजर गया, फिर भी आप सोच रहे हो कि यार कितने मजे की थी, या दोबारा भी हमें ऐसी खानी चाहिए, तो वो आपका सेकेंडरी इमोशन हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप कह लो कि अगर किसी ऐसे शख्स से आप मिले हैं जिसे आप पसंद नहीं करते थे,
तो अब वो चला भी गया, लेकिन आप उसके बारे में सोच के जो आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो आपके फिर सेकेंडरी इमोशंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके इमोशनल इंटेलिजेंस के? कुछ कंपोनेंट्स हैं, गोलमैन लाइक रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सॉरी साइंटिस्ट नहीं है, आई थिंक रिसर्चर है। तो उनके अकॉर्डिंग लर्नेबल इमोशनल इंटेलिजेंस कंबाइंस 5 कंपोनेंट्स, यानी कि लर्नेबल इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस नेचुरली भी, कुछ लोगों में नेचुरली भी हो सकता है कि वो काफी इमोशनल इंटेलिजेंट है, वो फौरन से जो है ना अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं। बट हर कोई नहीं होता, हर कोई नेचुरली इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता उतना ज्यादा। तो दिस इज लर्नेबल, आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो इसमें 5 कंपोनेंट है। सेल्फ अवेयरनेस हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था आई थिंक, और फिर सेल्फ रेगुलेशन, और इसमें मोटिवेशन आ जाता है, फिर एम्पैथी आ जाती है, और सोशल स्किल आ जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और मोटिवेशन है, ये 3 चीजें आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहलाती हैं। और ये जो 2 है, मोटिवेशन एंड एम्पैथी, इसको रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी रिसर्चर्स ने इसको क्लासिफाई किया था। ओके, अब हम देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क। आपके वर्क स्पेस में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे होनी चाहिए? एट फर्स्ट ग्लैंस इमोशनलिटी इज परसीव्ड एज अ वीकनेस एट वर्क, ठीक है। इमोशनल हम तो कहते हैं कि लाइक जो बंदा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत फौरन से रिएक्ट कर रहा है, लाइक चाहे वो पॉजिटिव किसी इवेंट को का रिएक्शन है या फिर किसी नेगेटिव इवेंट को रिएक्शन दे रहा है, तो उसको हम लाइक एक वीकनेस कंसिडर की जाती है। However, not the emotion themselves, but the emotion, thought, action process. Emotion, thoughts, action process. ये डिटरमिन करता है कि सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस आपकी। लाइक इसका क्या मतलब है कि इमोशंस आज खुद बुरे या अच्छे नहीं होते, ठीक है, लेकिन एक इमोशन आपका ठीक है एक्सप्रेस हुआ, अब आपका ख्याल, आपके ख्यालात कैसे हैं अपने उस इमोशन को लेके, क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, फिर उन ख्यालात के अकॉर्डिंग आपका फिर एक्शन क्या है। ये तो नहीं है कि आपका एक इमोशन आपके अंदर आपको जनरेट हुआ किसी भी वजह से, ठीक है, अब आप उसे सोच के आप खुद से उसको ओवर थिंक कर रहे हो, और फिर आप अपना जो एक्शन है वो भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से फिर मसला क्रिएट होगा, सही है ना। कोई भी इमोशन है वो कब आप कह लो कि कब वो इम्प्लीमेंट होता है, जब इमोशन, थॉट, एक्शन, प्रोसेस ये हमारा बेस्ट हो, ठीक है, इसको हम मैनेज करना जानते हो। अब जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए भी जरूरी है और प्रोडक्टिविटी के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। जाहिर है एक एम्प्लॉय अगर खुद वो सेटिस्फाई होगा अपनी जॉब से, तो वो प्रोडक्टिव भी होगा, अपना काम अच्छे से करेगा, दिल से करेगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉय खुद है उस पर भी इसका असर हो रहा है, ठीक है। अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है और वो छोटी मोटी बातों को टैकल कर लेता है, डेली लाइफ सिचुएशन से वो हैंडल कर सकता है, तो लाइक वो खुद भी प्रोडक्टिव रहेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी उसकी रहेगी और कंपनी भी अच्छी रहेगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। इस तरह प्रोडक्टिविटी भी काफी फैक्टर्स हैं इसको डिटरमिन करने के लिए। इसमें आपकी इनर स्टेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, वीएन एंड एटीट्यूड्स। अब ये चीजें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं कि इनर से एक पर्सन है, लाइक बजाहिर तो वो कोई शख्स है, बजाहिर वो बड़ा आपके साथ कोऑपरेटिव है, बड़ा खुश दिली से आपसे मिल रहा है, बड़ा अच्छे अंदाज से मिल रहा है, बट दिल से वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी, ठीक है, आपकी आपकी प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान दे सकती है, और उस इंसान की अपनी प्रोडक्टिविटी को भी ये चीज नुकसान देती है, ठीक है। और या फिर वीएन क्या है, आपके एटीट्यूड कैसा है आपका वर्क प्लेस पे, तो ये सारी चीजें डिटरमिन कर रही होती हैं। ओके, अब जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, वो क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा हिज इनर स्टेट, थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। पहले तो वो खुद, उसको खुद पता होगा कि उसकी इनर स्टेट, अभी फॉर एग्जांपल अभी मुझे पता होना चाहिए कि लाइक मेरी इनर स्टेट क्या है। बेशक मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, क्लास हो रही है और हम यहाँ पे एंगेज हो रहे हैं, बट अब मुझे ये पता है इमोशंस, फाइंड द वेज टू हैव फन, ठीक है, जिस तरह भी आप इंजॉय करते हैं, लाइक आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने साथ, या किसी पार्क में जाकर, जिस तरह भी, तो हैव फन, वर्क ऑन रिलेशनशिप्स,
जो रिलेशन, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, इवन कि आपके घर वाले हैं, सबसे पहले उनके साथ एक अच्छा प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। बी प्रेजेंट एंड माइंडफुल ऑफ द पॉजिटिव। माइंडफुल ऑफ द पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग एंजॉय करें क्लास को, बोर ना हो और परेशान ना हो, ठीक है? परेशान नहीं होना। जी, तो माइंडफुल ऑफ द पॉजिटिव का क्या मतलब है? एक होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज में कीड़े निकालने होते हैं, ठीक है? हर चीज में कोई नेगेटिविटी। बारिश हो गई, मौसम कितना खराब है, धूप आई है तो मौसम कितना खराब है, कितनी गर्मी है, लाइक नेगेटिव को देखना है सिर्फ। तो ये नहीं, बल्कि इसके बजाय हमने माइंडफुल रहना है, पॉजिटिव, पॉजिटिविटी का माइंडफुल हमने रहना है, यानी कि पॉजिटिविटी को हमने पहले देखना है। वो एक इसमें एग्जांपल थी ना इस तरह की, आई थिंक, कि ग्लास अगर पानी से लाइक आधा पानी से भरा है, तो उसको आप किस नजर से देख रहे हो कि वो आधा खाली है या वो आधा भरा हुआ है, ठीक है? तो आप जी नेगेटिव में भी पॉजिटिव को देखना है, और वैसे ओवरऑल भी ना एक अपना पर्सपेक्टिव जो बनाए रखना है, वो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बनाए रखना है। इससे बहुत फायदा होता है। मैं आपको बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं कि इस तरह से क्या होता है कि आपकी बेशक आपकी कोई दूसरा आपके साथ नेगेटिव कर रहा है, बट आप अगर उसको नहीं उस तरह से ले रहे हो ना, तो आप बड़े पुरसुकून रहते हो। ये लिटरली मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और कई दफा अगर आप खुद इस तरह से हो ना कि आप फील कर रहे हो जरा जरा सी बात को, और आप नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो, तो हो सकता है कोई आपके साथ अच्छा भी कर रहा हो ना, तो आप उसमें से कोई ना कोई नेगेटिविटी निकाल लेते हो, ठीक है? ये मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह लें, या हर इंसान के साथ होती हैं चीजें। तो इस चीज को ना देखना है कि हमने माइंडफुल ऑफ द पॉजिटिव रहना है इंशाल्लाह। ओके। बी अनमाइंडफुल ऑफ वरीज। और हर टाइम बस देखते रहते हैं कि भाई हर टाइम हमें परेशानियां नजर आ रही होती हैं, ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये मसला है। मसाइल होते हैं और दुनिया में रहेंगे, ठीक है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चाहे आप पैसे वाले हो, चाहे आप एक मिडिल क्लास हो, चाहे आप जिस भी तिबके से ताल्लुक रखते हो, आप जिस भी आपका करियर का है, आप किस भी पोजीशन में हो, हर इंसान के साथ मसाइल हैं, क्योंकि दुनिया दुनिया को अल्लाह ताला ने जन्नत नहीं बनाया, ना दोजख बनाया, ठीक है? दुनिया जन्नत भी नहीं है कि हमेशा खुशियां खुशियां रहे और अच्छा ही अच्छा रहे, और दोजख भी नहीं है कि हमेशा बुरा ही बुरा रहे और हमेशा जो है ना तकलीफ ही रहे। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने माइंडफुल ऑफ द पॉजिटिव रहना है, तशक्कुर के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, और बी अनमाइंडफुल ऑफ वरीज रहना है। अनमाइंडफुल ऑफ वरीज रहना है कि हमने जो है ना सब्र का दामन, और दूसरा अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक कनेक्ट करना है, अपने आप को कनेक्ट करना है, ठीक है? और उसको परेशानियों को हर टाइम गिनते नहीं रहना, ठीक है? सो द लास्ट थिंग इज स्टॉप। स्टॉप स्टैंड फॉर। अच्छा, अब हमने इतना कुछ किया, इतनी बातें की, ठीक है? इतनी स्ट्रेटजीज देखी, प्रैक्टिकल टिप्स भी देखी, अहादीस भी देखी, कुरानिक वर्सेस भी देखी, इस्लामिक अकाउंट से भी हमने गाइडेंस ली। स्टॉप एक स्ट्रेटजी है। अब स्टॉप क्या है? स्टॉप में जो एस है, एस स्टैंड फॉर स्टॉप, ठीक है? एस स्टैंड फॉर स्टॉप। जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट। आप बहुत एग्रेसिव किस्म के इमोशंस में हो, बहुत ज्यादा आप नर्वस हो रहे हो, या बहुत ज्यादा जो हो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, तो स्टॉप। आप पॉज कर लें, ठीक है? लड़ाई हो रही है, बहुत सवेर किसी के साथ मसला हो गया, आप थोड़ा सा स्टेप बैक करें, स्टॉप करें। फिर टी फॉर टेक अ ब्रेथ, ठीक है? आपने क्या करना है, सांस लेना है सुकून से, और सांस इस सांस से लेना है कि आपने ब्रीदिंग को फील करना है, नोटिस करना है अपनी ब्रीदिंग इन एंड आउट को। सांस इन और आउट करते हुए आपने उसको नोटिस करना है कि अपनी सांस को भी आप फील करो, सुकून से, सुकून से सांस लो, ठीक है? फिर आपने ओ फॉर ऑब्जर्व। फिर आप ऑब्जर्व करो, व्हाट थॉट्स आर गोइंग थ्रू योर माइंड राइट नाउ। आप देखें कि मेरे साथ, मेरे माइंड में अभी क्या ख्यालात चल रहे हैं। वेयर इज योर फोकस ऑफ अटेंशन। आपका फोकस ऑफ अटेंशन क्या है? आप किस चीज की तरफ अटेंशन दे रहे हो? आप किस बात पे फोकस कर रहे हो, ठीक है? क्या वो रियल में है भी कि नहीं, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, या जिस हद तक आप उसको फील कर रहे हो, रियल में भी वो उस हद तक एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, या आप ही बस उसको एक्स्ट्रा फील कर रहे हो? व्हाट आर यू रिएक्टिंग टू? आप किस बात पे रिएक्ट कर रहे हो?
आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कि आप मैं किस बात पे रिएक्ट कर रही हूँ, किस बात पे रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रियलिटी क्या है उस इवेंट की। व्हाट सेंसेशंस डू यू नोटिस इन योर बॉडी, अपनी बॉडी में भी आप नोटिस करें कि आपको आपकी क्या सेंसेशंस आ रही हैं, आप काम तो नहीं रहे हो या आपको पसीने आ रहे हैं, आपको क्या सेंसेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया। फिर पी फॉर पुल बैक, पुट इन सम पर्सपेक्टिव, स्टेप बैक करें, पुल बैक करें, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखेंगे व्हाट्स द बिगर पिक्चर, ओवरऑल उस सिचुएशन को ओवरऑल देखें। फॉर एग्जांपल किसी शख्स के साथ की बड़ी सिवियर लड़ाई हो गई, बड़ा मसला हो गया, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे यार वाकई कि उस शख्स ने आपके साथ कभी अच्छा भी कुछ किया है इन अ बिगर पिक्चर, वो कैसे आपके साथ। टेक द हेलीकॉप्टर व्यू, व्हाट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन। और वो जो आपकी लड़ाई हुई है जिस बात पे, ठीक है, उसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर आपको दूसरे शख्स की बात बुरी लगी है तो आप ये देखें कि उसका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, या उसने आपको वो बात क्यों कही है, या क्या बात कही है और क्यों कही है, हो सकता है आपकी बेहतरी के लिए कही हो, ठीक है। तो अनदर उसका जो है ना दूसरा दूसरा रुख, तस्वीर का दूसरा रुख देखना है। व्हाट वुड अ ट्रस्टेड फ्रेंड से टू मी राइट नाउ, और अगर मैं किसी फ्रेंड से, ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करूं तो वो मुझे क्या कहेगा या वो क्या कह रहा है मुझे। इज दिस थॉट अ फैक्ट और एन ओपिनियन, कि जो मैं बात सोच रही हूँ या जो मेरा ख्याल है ये वाकई हकीकत भी है, या बस ये मेरी एक राय है, या बस ये मैं ही सोच रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज अ मोर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, कि जो बात मैं सोच रही हूँ, ठीक है, जिस जिस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या उससे ज्यादा भी कुछ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, ठीक है। उस लड़ाई को आप रीजनेबल उसकी क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस, हाउ इम्पोर्टेंट विल इट बी इन 6 months टाइम, कि ये अभी कितनी यानी कि मैं जिस बात पे इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही हूँ, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, या इतना उसको मैं अपने ऊपर सवार कर रही हूँ, क्या वो वाकई इतनी अहम है कि मैं उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ और मैं उसको इतनी अहमियत दूँ। और इस इवेंट का अगले 6 महीनों में मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, यानी कि वो बात अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुई ना कि वो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकती है, तो फिर तो समझ भी आती है और आप उसको फिर टैकल कैसे करते हो। बट अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है और आप खाम खा इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आप इसको सोचो कि कोई उसका मेरे पे असर होगा अगले 6 महीने तक। इससे आप जरा ना पुल बैक हो जाओगे और आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा उस सारे सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। अच्छा, पी फॉर प्रैक्टिस, व्हाट वर्क्स प्रोसीड। अब आपने प्रैक्टिस करना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्या चीज काम कर रही है इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। अब आप उसको सोचें बजाय के लड़ाई को, झगड़े को सोचने के, आप उसके सोल्यूशन को सोच रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ, अब ये सबसे बेस्ट थिंग मेरे लिए क्या है। अगर मैं लड़ती रहूंगी, लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू रखूंगी, तो ये मजीद बढ़ेगी, बात से बात बढ़ेगी। सो शुड आई स्टॉप हियर फॉर मी और फॉर अदर्स, ठीक है, फॉर द सिचुएशन, इन सब के लिए क्या करना चाहिए आपको अभी इसी टाइम, ठीक है। व्हाट कैन आई डू दैट फिट्स विद माई वैल्यूज, और मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी वैल्यूज के साथ भी फिट आता है, ठीक है, यानी कि जो मेरी इकदार है, जो मेरी प्रायोरिटीज है, उसके साथ भी वो एक्शन जो है वो आपका सही फिट बैठता हो। डू व्हाट विल बी इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट, और फिर आप वो करें जो इफेक्टिव भी हो और मुनासिब भी हो उस टाइम के लिए। और इससे इंशाल्लाह जो है वो आपका जो सिचुएशन है वो आपकी कवर अप हो जाती है। अच्छा, तो ये सारा जो था आज का हमारा टॉपिक था, और आज का लेक्चर हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कोई ना कोई पॉइंट सीखे होंगे। असाइनमेंट जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कर दूंगी। टाइमिंग हमारी हो चुकी है, 57 हो गए हैं। ओके, सो अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन डिस्कस नाउ। मैम मुझे सवाल करनी थी। जी जी मुझे यही सवाल करने थे कि प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो असाइनमेंट मतलब देती हूँ व्हाट्सएप में, वो मतलब ज़रा वॉइस से बताए ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए प्लीज़। जी जी इंशाल्लाह मैं लास्ट टाइम भी मैंने वॉइस में आई थिंक मैंने बताया था डिटेल में